इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। आज खास मुलाकात में हमारी मुलाकात हो रही है बीजेपी के कद्दावर नेता आर.के. सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बताते चलें कि 70 के दशक से लेके और आज तक उम्र के इस पड़ाव में भी जितने वो सक्रिय हैं और दुनिया की 16 बड़ी कंपनियों को वो संचालित कर रहे हैं, उसके संस्थापक हैं। आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में से आर.के. सिन्हा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन अभी उनका परिचय खास तौर पर मैं इसलिए देना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर और धरती जिस तरह से जहरीली हो रही है उसको लेकर उनकी चिंता अभी गहरी हुई है। एक पत्रकार के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने, अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। बांग्लादेश के युद्ध को भी उन्होंने कवर किया था और उसके साथ दुनिया की 16 बड़ी कंपनियों को उन्होंने खड़ा किया और उसको वो संचालित कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहली मेरी शुरुआत होगी कि आजकल आर.के. सिन्हा जी कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और देश ही नहीं दुनिया भर में किस तरह से धरती जो जहरीली हो रही है उसको कैसे बचाया जाए, लोगों का जीवन खाने पीने की चीज़ों से खतरे में पड़ रहा है, उसकी चिंता आर.के. सिन्हा को है। आर.के. सिन्हा क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि सिन्हा साहब, आप ऑर्गेनिक खेती को अभी बढ़ावा दे रहे हैं, आपने कई जगहों पर ये शुरू भी किया है। ये सोच आपको कैसे आपने इसको प्रमोट किया, कैसे किया उसने? देखिए, आपको बता रहा हूँ, मैं तो शुरू से ही अपने दादाजी के साथ खेतों में काम करता रहा हूँ और खेती मेरा प्रिय विषय रहा है। लेकिन बाद में पत्रकारिता और फिर राजनीति में आने के बाद उतना रहा नहीं, और दादाजी की मृत्यु के बाद हमारे पिताजी परिवार के मुखिया हुए और पिताजी की मृत्यु के बाद हमारे बड़े चाचा, उनको पगड़ी दी गई। हमारे यहाँ पगड़ी सिस्टम है, हमारे यहाँ बंटवारा नहीं होता। जी। जमीन का बंटवारा नहीं होता। तो जब उनको पगड़ी दी गई तो उन्होंने वो पगड़ी हमको दे दी, ये कह के कि यही कर सकता है। जबकि उस समय हमारे 3 चाचा जीवित थे और हमसे 2 बड़े भाई भी जीवित थे जी। लेकिन उन्होंने उन सबों को इग्नोर करके, मतलब एक तरह से अपने अधिकार का प्रयोग करके कहा कि नहीं, यही करेंगे। तो हमें 2005 से फिर गांव की ओर जाना पड़ा, क्योंकि वो कोई उपाय नहीं था। परिवार का आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। तो इसके पहले भी मैं देहरादून में जब हमने विद्यालय का स्थापना की 2001 में, तो वहाँ पर भी हमने गौशाला और जैविक कृषि प्रारंभ कर दिया था। वो बच्चों के लिए, उनको दूध ठीक मिले, सब्जियां ठीक मिले। आपके दैनिक जीवन में वो एक थी कि आप करते रहे वो जी। तो लेकिन आपको मैं बताऊं कि 2007 में मेरे बड़े भाई डी.के. सिन्हा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का कैंसर से निधन हो गया। और जब हमने उसके पीछे पता किया, वो वेजिटेरियन आदमी थे, बहुत नियम से रहते थे। रोज़ सुबह 10 मील टहलना, समय से कोर्ट जाना, ठीक लंच ब्रेक होते ही घर आना, भोजन करके आराम करना, और भोजन के बाद जो दोपहर के बाद का जो कोर्ट का बहस वगैरह होता था 2 से 4, उसमें वो 3 के पहले नहीं जाते थे। सारे जजेज जानते थे, कभी भी उनका केस 3 के पहले बुलाया नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में कैसे उनकी मृत्यु हो गई? तो जब हमने बहुत पड़ताल किया तो देखा कि वो पनीर बहुत खाते थे। और पनीर जिस दुकान से वो प्रतिदिन लेते थे जी,
मैंने उस दुकान का पनीर खरीदा और ख़रीद के टेस्ट करवाया तो पता चला वो यूरिया है, ओह, यूरिया से बनाया हुआ पनीर है। मैंने नकली दूध बना के उससे पनीर बनाया। हाँ। जी। तो हमारे भाई साहब के परम मित्र थे भीष्म नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल तमिलनाडु। प्रतिदिन उठना बैठना होता था उनका। तो हमने कहा भैया ये तो हम जा रहे हैं इस पे कार्रवाई करने। हमने कहा देखो भाई, अगर उसने ये किया है तो ये गलत किया है, लेकिन वो पनीर बनाता तो नहीं, वो भी कहीं से खरीद के लाता है। इसलिए उस गरीब को तुम छोड़ दो, हम भी उसी का पनीर खाते हैं, हम भी अब बंद कर देंगे। तो मैं बहुत सोचने लगा। मैंने कहा कि इसका एकमात्र निजाम तो यही है कि हम डेयरी की तरफ जाएं। जी जी। और अपना जो भारतीय गौवंश है उनका संवर्धन करें। तब हमने ये जाकर शुरू किया यहाँ बिहार में। जी। वहाँ तो देहरादून में पहले से था। चला। उसके बाद नोएडा में भी एक शुरू किया, गढ़वा में भी अभी शुरू किया है, मतलब झारखंड में, मुजफ्फरपुर में शुरू किया है। तो जहाँ जहाँ हमारे सहयोगी मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, चाहते हैं कि इसको बढ़ावा हो, उनका लोगों के बीच इसके प्रति चेतना जगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें, इसके लिए भी आपके पास कोई योजना है, आप कुछ करना चाहते हैं? जी हम कर रहे हैं जी। हम बताते हैं उन लोगों को कि जो भ्रांतियां हैं कि जैविक कृषि से उत्पादन कम होता है, ये 100% झूठ है। ऐसा होता ही नहीं। मैंने करके देखा अपने हाथों से। दूसरी भ्रांति है कि इससे बहुत खर्च होता है। ऐसा नहीं है, इसमें तो लागत है ही नहीं। लागत है ही नहीं जी। किसान तो खाद और कीटनाशक के खर्च से दबा हुआ है, वही उसकी लागत है। बीज भी वो खरीद रहा है। अगर हम अपनी बीज को संरक्षित करें जी। तो बीज का, खाद का, कीटनाशक का 0 बजट है हमारा। जो भी थोड़ा बहुत खर्च है वो निकाई गोड़ाई का है, मजदूरी का, और पानी पटवन, सिंचाई करीब। हाँ। और जैविक खाद तो उससे आप पैसे भी कमा रहे हैं, जैविक खाद बना के, और वे सब हो रहा है। तो ये जैविक खेती के लिए यूथ, माने अब तो नौजवानों का समय आ रहा है, देश भी नौजवान देश है, ये नौजवान भी इसके तरफ आकर्षित हों। आपका प्रयास इस तरफ भी है कि लोग इस ओर आगे बढ़ें? मैं नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ। अच्छा जी। बड़े बड़े इसके एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ जी। और अपना पैसा खर्च करके बुलाता हूँ। सामान्यतः मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई फ़ी वगैरह नहीं लेता। भोजन वगैरह का शुल्क वगैरह थोड़ा बहुत कुछ ले लिया तो बात अलग है। जी जी जी। तो मैं नियमित इसी काम में लगा हुआ हूँ, नियमित लगा हुआ हूँ। चलिए, जैविक खेती तो उनका एक काम है। आर.के. सिन्हा, हम आपको बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी, हम तो यही जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्विसेज की कोई कंपनी है, वो SIS है। इसके अलावा सफाई के क्षेत्र में SIS प्रोसीजर, जो ATM में पैसे जमा हो रहे हैं पूरे देश में, अगर ये जिम्मेदारी किसी की है तो वो आर.के. सिन्हा साहब की कंपनी को है। ये इतना बड़ा एक उन्होंने खड़ा किया है, उसके संस्थापक हैं। 16 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों को, हजारों लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके सहयोगी हैं। उस समय जब लॉकडाउन में पूरी दुनिया में नौकरी लोगों की जा रही थी, नौकरी से निकाले जा रहे थे, छटनी हो रही थी, तब भी आर.के. सिन्हा की कंपनी ने अपने एक भी कर्मचारी को निकाला नहीं, उनका केयर किया, उनकी दवाइयों की व्यवस्था और उनके जो कुछ भी वो कर सकते थे वो सब किया। इतना सब कुछ आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, देखिए, कंपनी तो हमने बनाई ज़रूर है, सोच मेरी थी, लेकिन सबके सहयोग से बनाई है ना। तो मैं तो सबकी कंपनी मानता हूँ उसको। जी।
भले ही उसमें थोड़ी बहुत पूंजी मेरी लगी हो, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में मेरा नाम हो, मैं अपने हिसाब से मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया हो, लेकिन जो मेरे कर्मचारी हैं, मैं कर्मचारी कहता भी नहीं हूँ, हमारे जो भी सहयोगी हैं उनका भी उतना ही योगदान है जी, कम योगदान नहीं है। इसलिए मैं बराबर ये कहता हूँ अपने लोगों को, और वो स्लोगन तो प्रचलित हो गया है कि यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। जी, आप अगर अपने सहयोगियों की चिंता करोगे तो वो आपकी कंपनी को हमेशा उन्नति के शिखर पे ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरे कर्मचारियों के ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर संकट आया तो उसको तो मैं हर हालत में फाइट करूँगा। तो इसलिए हमने जितना भी हमारा पैसा था, कहीं से भी कुछ भी था, वो सब करके हमने कहा कि एक भी आदमी को न तो निकाला जाए जी, और न तो उनकी सैलरी कट की जाए। क्योंकि सैलरी कट का एक विदेशी फॉर्मूला है, 30% काट दो तो 40% काट दो। वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए कंप्यूटर पे कैलकुलेट करके काट देते हैं। लेकिन भाई, जिसका मान लीजिए 50,000 रुपया सैलरी है, एक बात कह रहा हूँ, जी, जी, आप उसमें 10% भी काटेंगे तो उसका तो बजट गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा जी। वो बच्चे को पढ़ा रहा है, उसने फ्लैट लिया है, उसका ईएमआई भर रहा है, उसका गाड़ी का ईएमआई है, पेट्रोल का खर्च है, वो सारा कुछ जो है, जी, जो तनख्वाह होती है उसके हिसाब से वो बजट बनाता है। आप काट दोगे तो कहाँ जाएगा वो? तो हमने नहीं किया। इसी प्रकार जो कोविड से इफेक्टेड लोग थे उनकी सेवा के लिए हमने 10 करोड़ रुपया देकर, अपना, अच्छा, कंपनी का नहीं जी, अपना, अपनी पत्नी का, अपने बेटे का, जिसके पास जितना पैसा था सब इकट्ठा करके 10 करोड़ का एक कोविड वॉरियर फंड बनाया, जिसमें से करीब करीब 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और उससे हमने कोविड से जितने लोग इफेक्टेड हुए हमारे, उनकी चिकित्सा का 100% जिम्मेवारी लिया, उनके भोजन का जिम्मेवारी लिया, उनके परिवार की देखरेख का जिम्मेवारी लिया। और हमने ये रियलाइज़ किया कि कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन एकमात्र हाँ, उपाय है। जी, तो हमने अपने 2.5 लाख कर्मचारियों को, 100% कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया। वाह, शायद ही देश की कोई कंपनी होगी जिसने कि मैनेजमेंट के तरफ से ड्राइव करके अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके परिवार को, तो 100% परिवार तो नहीं हुए, लेकिन 100% एम्प्लॉय तो चूँकि हमारे पास है वहाँ पर उपलब्ध, इसलिए 100% एम्प्लॉय को किया, और परिवार के भी काफ़ी सदस्यों को किया, जो आए किया, सबको किया। पोस्ट कोरोना भी मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज़ के लिए आपकी कोई योजना है क्या, कि कई लोग जो मुश्किल में पड़ गए, या उनकी नौकरी चली गई, या कुछ हुआ, या उनके परिवार को झेलना पड़ गया मुश्किल, या उनकी मौत हो गई, ऐसा भी कोई योजना आपके आपने? नहीं, वो तो सब उसकी योजना हमारे पास रहती है। जैसे अगर कोई कोरोना से या किसी चीज़ से, अगर किसी भी कारण से अगर एम्प्लॉय की मृत्यु होती है तो उसको जो बेनिफिट ईएसआई से मिलता है वो अलग मिलता है, प्रोविडेंट फंड से मिलता है वो अलग मिलता है, लेकिन हम प्रत्येक एम्प्लॉय का अलग से इंश्योरेंस करा के रखे हैं, प्रत्येक एम्प्लॉय जी। तो उनको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सबका है, वो भी मिलता है। इसके अतिरिक्त टोटल क्रिमेशन का खर्चा कंपनी उठाती है। अगर मान लीजिए त्रिवेंद्रम में कोई सहरसा का गार्ड है तो पूरे डेड बॉडी को हवाई जहाज से लाना और उसके हाँ सारा व्यवस्था हम करते हैं। क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय की हमारे यहाँ मृत्यु हो गई तो उसको तो उसकी बॉडी तो उसके परिवार के पास जाना चाहिए।
एक पिता की तरह अपने कर्मचारियों, अपने सहयोगियों का जिस तरह से वो देखभाल करते हैं, ये एक नज़ीर है। जब देश कह रहा है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, ये 100% लोगों को, अपने सभी कर्मचारियों को उन्होंने वैक्सीनेट किया, ये भी एक नज़ीर है। लेकिन सिन्हा साहब केवल वो एक किसी कंपनी के मालिक या ऑनर है, उसके संस्थापक नहीं है, वो एक पत्रकार भी हैं। साइकिल से पत्रकारिता उन्होंने की है। बांग्लादेश की लड़ाई जब थी तो ढाका में जाके उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की। उसके साथ ही पत्रकार होने के साथ देश की राजनीति में धमक उनकी जिस तरह की है, उनकी जिस तरह की पहचान है, वो एक शुचिता की राजनीति करने वाले आर.के. सिन्हा से हमारे 1-2 सवाल ज़रूर होंगे। सिन्हा साहब, देश की राजनीति में इसमें शुचिता की राजनीति को लेकर एक तो गंभीर सवाल हो रहे हैं। जिस तरह की भाषा का उपयोग राजनीति में हो रहा है, जिस तरह से लोग कर रहे हैं। आप तो बहुत पुराने समय से, आप तो संस्थापक सदस्य आरएसएस के रहे हैं। क्या कहेंगे आप देश की ये जो अभी की जो राजनीति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति या कहीं पर कोई भी चीज़ होती है, वो समाज का ही दर्पण होता है ना जी। तो समाज में जैसी चीज़ें चल रही हैं वही राजनीति में भी आएंगी। तो शुचिता तो आपके संस्कार से आती है। आपका संस्कार अगर ठीक नहीं है और आप अगर अभद्र भाषा का उपयोग करें या हिनौनी हरकतों पे उतर जाएं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो मेरे तो मित्र राजद में भी हैं, जदयू में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, कम्युनिस्ट में भी हैं, माओवादी भी हैं, सभी हमारे मित्र। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल है और आपकी चिंता ज़रूर रहती है, बिहार की राजनीति पर आपकी रहती है। बिहार की राजनीति को आप क्या एनडीए और जेडीयू में कोई खटपट चल रही है क्या? ये अलग अलग होने का कोई रास्ता आप देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बीजेपी की छटपटाहट है कि 22 में हमारा कोई मुख्यमंत्री हो जाए या नीतीश कुमार से? कोई छटपटाहट नहीं। नीतीश को मुख्यमंत्री हमने और हमारे नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर एक्सेप्ट किया है जी। और जब एक्सेप्ट किया है तो बीजेपी के संस्कार में ये नहीं है कि किसी का टांग खींचे और वो करे, और कि जिसको तय कर दिया वो तय कर दिया, उसको परेशान करने की बात नहीं है। ये पक्की बात है कि ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, जब आर.के. सिन्हा कह रहे हैं तो ज़रूर इसमें बात है। इसीलिए हम लालू प्रसाद यादव राजनीति में आ गए हैं बिहार में, लेकिन उनकी गठबंधन में टूट हो गई। कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग राह पे चल चुकी है। क्या एनडीए को इसका बहुत लाभ होगा? आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब देखिए, अगर ऑपोजिशन कहीं है ही नहीं जी, तो मरे हुए व्यक्ति से क्या लाभ, क्या हानि? पहले वो अपने संगठन को खड़ा करें, समाज में जाएं। देखिए, ट्विटर से और फेसबुक से कुछ संदेश जाता है ज़रूर समाज में, लेकिन संगठन नहीं खड़ा होता। आपने तो बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? उसके अलावा दूसरे राज्यों में बीजेपी, गुजरात में मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपना अचानक मुख्यमंत्री को बदला गया। कोशिश तो उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, लेकिन किसी कारण से ये बीजेपी क्या कांग्रेस के कल्चर को अपनाते जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो गुजरात में भी जो परिवर्तन हुआ बहुत सोच समझ कर हुआ, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो थे उस समय, उनको सबको कॉन्फिडेंस लेके बढ़िया से हुआ। और एक नया प्रयोग हुआ कि हमने पूरे मंत्रिमंडल को बदला। ये प्रयोग इसलिए हुआ, ये बताने के लिए हुआ कि संगठन अगर मजबूत है और आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप अपने हिसाब से जिसको चाहें वहाँ बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं। और वो काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि की बात कर रहे हैं जी, तो सभी 5 राज्यों
की तो पूरी जानकारी हमको नहीं है। जी जी। आप उम्र के इस पड़ाव में भी इतने एक्टिव रहते हैं और इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इसका राज क्या है? आप कैसे इतना एक्टिव रहते हैं? और देखिए, आपके अंदर अगर संकल्प शक्ति है जी और कुछ करने के लिए तड़प है तो उम्र का कोई मतलब होता नहीं है। उम्र तो है, सबका उम्र बढ़ेगा, लेकिन अगर आप काम करते रहना चाहते हैं तो आखिरी दम तक काम करते रह सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं। तो चलिए आर के जी, आप कुछ एक सवाल पब्लिक का भी हमने इसमें जी बताया जाए। ये सिन्हा साहब 3 बात है, एकदम 3 बात स्पेसिफिक, आपको उसके विवरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमिलनाडु बाढ़ के बाद बिहार का ये SIS है, तो उससे हम लोगों का लगाव दूसरे ढंग से है। तो आपके SIS ने और भी अनुषंगिक तमिलनाडु बाढ़ के बाद मैंने फिर से खड़ा होने में जहाँ जहाँ आपका था काम किया, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो उस बारे में कुछ अभी कहना चाहेंगे? एक बैंक को फिर से चालू कराना, जनरेटर लेके जाना, इस तरह के। तो देखिए, वो तो हुआ ही, लेकिन तमिलनाडु का बाढ़ हो या उड़ीसा का तूफान हो, हमने सब झेला है और फिर हम खड़े हुए हैं। इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले। हमें उसकी चिंता नहीं है। देखिए, अगर कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें अवरोध आते हैं, रुकावटें भी आती हैं, हर तरह के दुश्मन भी आते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना काम करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और अंततः सफलता आपको होगी। कोरोना में हमने बहुत कष्ट झेले। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोरोना में हमने बहुत कष्ट झेले, अन्य कंपनियों ने भी झेले, लेकिन इनमें से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि उनका अप्रोच कोरोना और अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति शायद उतना ठीक नहीं था। और आज हम अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के बल पे कोरोना काल में हमारे व्यापार में 7% की वृद्धि हुई। चलिए, तो आर के सिन्हा से ये हमारी खास मुलाकात। आगे भी हम आर के सिन्हा से बात करेंगे। हम तो वहाँ भी जाना चाहते हैं जहाँ ऑर्गेनिक खेती का एक वो दिखा रहे हैं। बहियारा, भोजपुर ज़िले के बहियारा में एक बड़े उसमें लेवल पर हो रही है ऑर्गेनिक खेती। आपसे भी आग्रह है, आप भी जब मौका मिले तो उसको देखिए, उन चीज़ों को समझिए। और ये समय की ज़रूरत है कि आप भी अब जैविक खेती की ओर आगे बढ़िए। आर के सिन्हा जिस बात को कह रहे हैं, देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, ये सब बातें होती रहेंगी। उनकी कंपनी में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने जिस तरह से एक नज़ीर पेश की, दूसरी कंपनियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। आर के सिन्हा से हमारी मुलाकात आगे भी होगी। हम आगे भी आपको बताते चलेंगे आर के सिन्हा आजकल क्या कुछ कर रहे हैं। लोगों की नज़र रहती है, लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। ये मुलाकात अभी यहाँ ख़त्म हो रही है। अगले पड़ाव पर हम किस खास मुलाकात में किसी और सक्सेस के साथ आपके साथ हम हाजिर हो जाएंगे। हमारे चैनल विमर्श न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए और देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी के लिए बस इतना ही। आर के सिन्हा को बहुत धन्यवाद कहते हुए नमस्कार।